एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गेहून नाम के एक आदमी को जो कि अपनी मॉम के साथ में रहता है। आज के दिन गेहून की बेटी का बर्थडे होता है और उसकी मदर उसको कुछ पैसे देती है ताकि गेहून अपनी बेटी खायोंग को डिनर पर ले जाए। गेहून अपनी मॉम से ये बोलता है कि उसको कुछ और पैसे चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को प्रेजेंट भी दे सके और उसकी मदर उसको थोड़े से पैसे और दे देती है। अब यहाँ पर गेहून के बारे में बात करें तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उस पर काफी ज्यादा कर्जा भी था। साथ ही उसका उसकी वाइफ के साथ में 3 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, जिसका असल रीजन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही थी। नाउ बैक टू द स्टोरी अगेन। गेहून की मदर जो कि घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम किया करती थी, वो अब घर से चली जाती है और उनके जाने के बाद में गेहून उसका एटीएम चुपके से निकाल लेता है और घर से चला जाता है। गेहून यहाँ पर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मदर ने वो पिन चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर वो अपनी बेटी का बर्थडे डालता है जो कि उसके लिए लकी निकलता है और वो पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद में वो बैटिंग के लिए चला जाता है, यानी कि जुआ खेलने के लिए, जहाँ सबसे पहले तो वो सारे के सारे पैसे हार जाता है लेकिन उसके बाद में वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है, जो कि लगभग 2,80,000 इंडियन रुपीस होते हैं। गेहून इस चीज से बहुत खुश हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को 10,000 वॉन की टिप देकर बाहर चला जाता है। बाहर गेहून को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि असल में गेहून से अपने पैसे लेने के लिए आए थे और गेहून उनसे बचकर भागता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और फिर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। और इस लड़की को ध्यान रखना आगे काम आएगा। अब वो गुंडे और उनका बॉस गेहून के पास में आते हैं और वो उनको पैसे देने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसको याद आता है कि उसी लड़की ने जिससे वो बाहर टकराया था उसने ही पैसे निकाल लिए होंगे। वो आदमी गेहून को मारता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिस पर गेहून उससे 1 और महीने का टाइम मांगता है, जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो गेहून से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो उसके बॉडी पार्ट्स को बेचकर वो आदमी अपनी वसूली करेगा। वो आदमी अब वहाँ से चला जाता है और गेहून वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने पैसे ले लेता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही उसको टिप में दिए थे, एज उसको अपनी बेटी को डिनर करवाना था और एक गिफ्ट देना था। गेहून अब एक टॉय शॉप में जाकर गेम्स में टॉयज को जीतने का ट्राई करता है, बट वो हमेशा की तरह हार रहा था और तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास में आता है और उसकी हेल्प करने का बोलता है, जिस पर गेहून ऑब्वियसली एग्री हो जाता है। अब वो लड़का ट्राई करते हुए एक गिफ्ट को जीत लेता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेटर ऑन गेहून अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है, जहाँ पर वो ये बताती है कि उसके स्टेप डैड उसको एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, बट उसको गेहून के साथ में ही अच्छा लगता है। उसको ये फास्ट फूड खाना काफी पसंद है लेकिन उसकी मदर उसको ये सब खाने नहीं देती। गेहून उसको एक गिफ्ट देता है जो कि असल में एक पिस्टल सिगरेट लाइटर था, एज उसने यही टॉय शॉप में जीता था, जिससे उसकी बेटी थोड़ी सी दुखी तो हो जाती है लेकिन वो अपने फादर के साथ में रहकर काफी खुश थी। गेहून अपनी बेटी से बोलता है कि वो अगले साल उसको इससे भी अच्छा गिफ्ट लाकर देगा और वो इसका प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो स्मोकिंग करनी छोड़ देगा। रात को गेहून अपनी बेटी को घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ उसको कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी। घर जाते टाइम मेट्रो स्टेशन पर गेहून परेशान बैठा हुआ था कि तभी उसके पास में एक सेल्समैन आता है और ये वही एक्टर है जिसको हमने द ट्रेन टू बुसान में देखा था। अब वो गेहून को एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें गेहून को जीतने के बाद उसको 10,000 वॉन्स मिलेंगे। गेहून उस गेम के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं, जिसमें दोनों के पास एक एक कार्ड होता है और एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे मारने पर जिसका भी कार्ड पहले फ्लिप हो जाएगा वो जीत जाएगा और अगर वो कार्ड बाय चांस फ्लिप नहीं हो पाता तो सामने वाला हार जाएगा। अब गेहून बार बार ट्राई करता है और वो फेल हो जाता है, जहाँ पर पेनल्टी के तौर पर उसको सिर्फ एक स्लैप मिलता है। शुरू में तो वो स्लैप्स काफी कम लग रहे थे, बट बार बार फेल होने पर गेहून को उन स्लैप से हर्ट होने लगता है। अब फाइनली गेहून जीत जाता है और वो सेल्समैन उसको बेट के अनुसार 10,000 वॉन दे देता है। ये गेम थोड़ी देर और चलता है और यहाँ पर फाइनली गेहून 1 लाख वॉन जीत लेता है। वो सेल्समैन गेहून को बोलता है कि वो इससे कई ज्यादा पैसे कमा सकता है बाकी के कुछ और गेम्स को खेलकर, जिस पर गेहून मना कर देता है कि उसको इतनी भी जरूरत नहीं है और वो पैसों के लिए ऐसे गेम नहीं खेलेगा। बट वो सेल्समैन गेहून को एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। उसका ये कहना था कि वो सब कुछ जानता है और इस गेम के अंदर काफी कम सीट बची हुई हैं। अब अपने घर जाते टाइम गेहून एक लेडी से मिलता है जो उसकी मदर की फ्रेंड होती है और उसका बेटा भी गेहून का बचपन का दोस्त था।
असल में वो उससे यहाँ पर मछली लेने के लिए आया था। गेहून से बात करते हुए वो लेडी ये बताती है कि उसका बेटा सांगवू फॉरेन ट्रिप पर गया है और उसका प्रमोशन भी हो गया है और वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा कमा भी रहा है। गेहून ये बात सुनकर काफी खुश होता है और बोलता है कि उसको उस चीज की खुशी है और सांगवू हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और काफी ज्यादा स्मार्ट भी था। अब गेहून रास्ते में आते वक्त एक बिल्ली को थोड़ी सी मछली देता है जिससे ये पता चलता है कि वो कितना काइंड हार्टेड है। अब डिनर करते टाइम वो अपनी माँ को घर खर्चे के लिए थोड़े से पैसे देता है और तभी उसकी माँ उसको ये बताती है कि उसकी बेटी के जो स्टेप डैड है उनको प्रमोशन मिला है और वो यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी मदर उसको ये बोलती है कि उसे अपनी बेटी को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि अगर वो उससे दूर चली गई तो वो कभी भी गेहून से नहीं मिल पाएगी और गेहून एक टाइम पर उसके लिए अजनबी हो जाएगा। गेहून ये सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबल होना पड़ेगा। रात को गेहून उस सेल्समैन की बात को याद करता है और उसको दिए हुए कार्ड के नंबर पर कॉल कर देता है। कॉल पर एक आदमी गेहून से पूछता है कि अगर गेहून गेम में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपना नाम और स्टेट बताना होगा। अगले सीन में हम गेहून को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें ड्राइवर गेहून से पासवर्ड पूछता है जिसका आंसर गेहून दे देता है जो कि था रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब गेहून उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार में उसको कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि बेहोश थे और तभी गेहून को भी बेहोश कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ड्राइवर को कुछ क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर उसने मास्क पहना हुआ था। अब अगले सीन में गेहून एक बड़े से हॉल में जागता है जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। गेहून अपने बेड से नीचे आता है और एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि लोगों को काउंट कर रहा था। तो गेहून उसको बोलता है कि लोगों के एक्चुअल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि हैं 456। गेहून उस ओल्ड मैन का नंबर देखता है जो कि 001 था और गेहून का नंबर यहाँ पर 456 था यानी कि वो आखिरी पार्टिसिपेंट था। अब वो ओल्ड मैन गेहून से बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं बट वो काउंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए बोला है ताकि उसको डिमेंशिया ना हो। गेहून उस ओल्ड मैन से ये बोलता है कि इतनी ज्यादा एज में उस ओल्ड मैन को ऐसे गेम्स में ना आकर अपने घर पर रहना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहिए। जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी की फैमिलीज खुशहाल नहीं होती और साथ ही उस ओल्ड मैन को ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और उसके पास में ज्यादा टाइम भी नहीं है। दूसरी ओर हॉल में एक प्लेयर 101 एक दूसरी प्लेयर 067 को परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि वो पहले उसके लिए काम किया करती थी और अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। प्लेयर 067 बोलती है कि उसको फ्रीडम चाहिए थी और अब वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहती। प्लेयर 101 उस लड़की को बुली करते हुए पीटने लगता है और गेहून उस लड़की को पहचान लेता है कि उस लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे यानी कि स्टार्टिंग में जहाँ पर वो लड़की गेहून से टकरा गई थी। गेहून जाकर उस लड़की से अपने पैसे मांगता है और प्लेयर 101 गेहून से भी बहस करता है बट हॉल में तभी मेन गेट ओपन हो जाता है जिससे सभी लोग वहां देखने लगते हैं। अब मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति वहां पर आते हैं और उनमें से एक सभी प्लेयर्स को वेलकम करता है। वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अब सबको गेम के बारे में कुछ चीजें बताता है कि उनको गेम्स खेलने हैं जिसमें जीतने पर उनको पैसे मिलने वाले हैं। प्लेयर्स अब उससे सवाल करते हैं कि वो पैसा क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ की स्क्रीन्स पर वहाँ पर आए अलग अलग लोगों की वीडियोस प्ले होने लगती हैं। उस वीडियो में वो सारे ही प्लेयर सेल्समैन के साथ वो गेम खेल रहे थे जो कि यहाँ पर गेहून ने स्टेशन पर खेला था और अब यहाँ पर मास्क पहना हुआ पर्सन एक एक करके उन प्लेयर्स के बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उन पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी 456 लोग थे उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा था। फाइनली वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति उन सभी प्लेयर्स को गेम की विनिंग प्राइस दिखाता है जो कि एक बड़ा सा कंटेनर था और उसमें भरे जाने वाली अमाउंट फर्स्ट गेम के बाद बताया जाएगा जिसके बारे में आगे और अच्छे से भी बताया जाने वाला है। अब वो मास्क पर्सन सभी को बोलता है कि वो लोग अपनी फ्री विल से गेम को एक्सेप्ट करेंगे और उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सभी लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ 3 ही बातें लिखी हुई थी। पहला कि कोई भी गेम को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अगर किसी प्लेयर को गेम नहीं खेलना है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा मेजोरिटी की बात रखी जाएगी, मतलब सभी प्लेयर्स किसी इशू पर वोट करेंगे और जहाँ पर ज्यादा वोट्स होंगे वो बात मानी जाएगी। अब यहाँ पर सभी लोगों के फोटोज को भी क्लिक किया जाता है और अब फाइनली गेम शुरू होता है।
उन लोगों को एक पजल जैसे घर से होते हुए एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है। ग्राउंड के अंदर गेहून को शॉकिंगली सांगवू मिलता है और गेहून उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो फॉरेन ट्रिप पर गया था, जिस पर सांगवू कुछ भी खास जवाब नहीं देता। दूसरी ओर हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहां पर सभी प्लेयर्स पर नजर रखी जा रही थी। सबके पिक्चर्स को एक जगह पर अलग अलग ब्रेक्स में रखा गया था और वहां पर एक ब्लैक मास्क पर्सन सभी कुछ सुपरवाइज कर रहा था। अब वो मास्क पर्सन एक रूम के अंदर जाता है जहां पर लैंडलाइन पर एक कॉल आता है, जिसको वो मास्क पहना हुआ पर्सन अटेंड करता है और बोलता है कि पहला गेम शुरू हो चुका है और वो अभी एक टीवी के सामने जाकर गेम को लाइव देखने लगता है। नाउ बैक टू द ग्राउंड। ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल का रोबोट था और वहां पर गेम 1 के बारे में सबको बताया जाता है। गेम 1 का यहाँ पर नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि इस एपिसोड का भी नाम है और पासवर्ड भी यही था गेहून के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे के सारे जो गेम्स है वो कोरिया में खेले जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये सीरीज बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेक्स हैं वो काफी डेडली हैं। खैर अब इस गेम के अंदर वो रोबोट जो है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट बोलेगी, जिस पर सबको रेड लाइट पर रुकना है और ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है। और ऐसे करते करते उन लोगों को टाइमर से पहले बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना होगा और वो पहला गेम जीत जाएंगे। टाइमर स्टार्ट होता है और गेम भी चालू हो जाता है। अब वो रोबोट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी लोग चलने लगते हैं। ये गेम सबको फन लग रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मस्ती करते हुए। अब वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी लोग रुक जाते हैं, बट एक लड़का थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और फायर की आवाज आती है, जिससे वो लड़का वहीं गिर जाता है। अगली ग्रीन लाइट पर एक दूसरा लड़का उस गिरे हुए लड़के के पास में आता है, जो कि ये देखता है कि उस लड़के को गोली लगी हुई है और वो लड़का मर चुका है। ये देखकर वो लड़का भागने लगता है। अब तक रेड लाइट हो चुकी थी और उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। अब तक सब समझ गए थे कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। अब वो लोग संभल कर आगे बढ़ जाते हैं और गलती करने पर लोगों को शूट कर दिया जाता था और उस जगह पर बहुत सारे स्नाइपर्स लगे हुए थे। एक जगह पर गेहून गिरने वाला होता है, बट उसको एक दूसरा प्लेयर बचा लेता है और धीरे धीरे वो दोनों भी टाइमर के खत्म होने से पहले ही बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। टाइमर खत्म हो जाता है और ग्राउंड में बचे लोग जिन्होंने टाइमर से पहले लाइन क्रॉस नहीं करी थी, उन सभी को शूट करके मार दिया जाता है और एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बाकी के बचे हुए सारे प्लेयर्स वापस अपने अपने डोम में आ जाते हैं और अब वो सब काफी ज्यादा डर गए थे, तो वो गेम छोड़ने की बात करते हैं। मास्क मैन भी वहां पर आता है और उनसे बोलता है कि वो ऐसे गेम को नहीं छोड़ सकते और सभी लोग मास्क मैन के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर गेहून अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि एक टर्म यहाँ पर मेजोरिटी के नाम से भी थी, जहाँ पर सभी लोग गेम छोड़ने के लिए वोटिंग कर सकते हैं और जहाँ पर ज्यादा वोट्स होंगे वो मेजोरिटी जीत जाएगी कि गेम खेलना है या फिर छोड़ना है। ये सब सुनने के बाद मास्क मैन उनको सबसे पहले गेम प्राइस दिखाता है, एज उसके बाद वो लोग अपना फैसला करें। अब वो कंटेनर नीचे आता है जिसके अंदर 25 बिलियन वॉन्स थे। एज एक पर्सन को यहाँ पर 100 मिलियन वॉन्स मिलने वाले थे और मास्क मैन ये बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ से जाते हैं तो ये अमाउंट मरने वालों की फैमिली को दे दी जाएगी और अगर वो लोग कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट पर्सन जो विनर होगा उसको फाइनल अमाउंट में 45 बिलियन वॉन्स मिलेंगे। अब अगर आपको मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो ये होते हैं 281 करोड़ रुपीस। जी हाँ, अब ऑब्वियसली पैसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अब वोटिंग शुरू होती है, जहाँ पर गेहून गेम छोड़ने के लिए ही वोट करता है। बट अब कुछ लोग गेम में रहने के लिए भी वोट करने लगते हैं क्योंकि प्राइज मनी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। लास्ट में वोटिंग पोल सेम होता है और लास्ट वोट वही ओल्ड मैन प्लेयर 001 का था, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर गेम छोड़ने के लिए मान जाता है और यहाँ पर मेजोरिटी जो थी वो गेम छोड़ने के लिए जीत जाती है। और तभी वहाँ पर मास्क मैन सबके सामने ये बोलता है कि उनको एक आखिरी चांस भी मिल जाएगा और फिलहाल जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब सब लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से उनको पिकअप करा गया था और गेहून उस पिक पॉकेट लड़की के साथ में ही था और वो उससे अपने पैसे मांगता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मतलब बताओ 2,80,000 रुपीज लेकर भाग गई, हद है। सांगवू को यहाँ पर दूसरे प्लेयर 199 के साथ में ड्रॉप किया हुआ था जिसका रियल नेम अली होता है। अली यहाँ पर सांगवू से फोन मांगता है ताकि वो एक कॉल कर सके, लेकिन सांगवू का फोन यहाँ पर डिस्चार्ज होता है तो पास के ही शॉप से एक पावर बैंक लेकर वो अपना फोन चार्ज करता है। अली यहाँ पर कॉल कर लेता है और सांगवू से अपने घर के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पर सांगवू बोलता है कि यहाँ से अली का घर तो काफी दूर है। अली अब अपने घर जाने लगता है और सांगवू उसको कुछ पैसे बस के किराए के लिए दे देता है क्योंकि अली के पास में
में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अली सांगवू को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में गेहून पुलिस स्टेशन जाकर उस गेम के बारे में बताता है जहाँ पर पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं होता और वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं। गेहून यहाँ पर उस सेल्समैन के दिए हुए कार्ड पर भी कॉल ट्राई करवाता है, बट इस बार वो नंबर किसी लेडी का था जो कि कॉल करने को लेकर गुस्सा करती है। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव भी गेहून को देख रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर से गेहून के बारे में पूछता है तो ऑफिसर ये बताता है कि गेहून कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वो भी किसी गेम को लेकर, क्योंकि शायद से वो ड्रंक है। कुछ देर के बाद में गेहून सांगवू से मिलता है जो कि टाउन में ही था बट अपने घर पर नहीं जाता। गेहून से बात करते हुए सांगवू बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है जो कि है 6 बिलियन वॉन्स। ये सुनकर गेहून भी शॉक्ड हो जाता है और फिर सांगवू बोलता है कि उसने ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लगाए थे जो कि सारे के सारे डूब गए और वो बैंकरप्ट हो चुका है। यानी कि ये फॉरेन जाने वाली बात जो थी वो उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। गेहून को अब एक कॉल हॉस्पिटल से आता है जहाँ पर जाने पर उसको ये पता चलता है कि उसकी मदर को डायबिटीज है और उनके पैरों में घाव भी है जो कि डायबिटीज की वजह से ठीक ही नहीं हो रहे और उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें उनका पैर भी अलग करना पड़ सकता है। गेहून ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी मॉम घर जाने का बोलती है और गेहून उनसे ये बोलता है कि वो उसका इलाज करवाएगा, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा और वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। और यहाँ गेहून को भी दुख होता है, वो भी अपनी मॉम के इलाज में पैसे नहीं दे पा रहा था। अब अगले सीन में हम उस डिटेक्टिव जुनहो को देखते हैं जो कि अपनी मदर से बात कर रहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगा। असल में डिटेक्टिव का भाई बहुत टाइम से गायब था और वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। डिटेक्टिव अपने भाई के पुराने हॉस्टल भी जाता है जहाँ पर उसको एक कार्ड मिलता है और कार्ड गेहून के गेम वाले कार्ड से बिल्कुल मिलता जुलता था जो कि डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था। अगले सीन में डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर गेहून का एड्रेस भी ले लेता है ताकि उसको अपने भाई के लिए लीड मिल सके। हम अब प्लेयर 067 को देखते हैं जो कि अपने भाई चोई से मिलने ऑर्फनेज आई हुई थी, यानी कि वही लड़की जो कि गेहून से टकराई थी जिसने उसके पैसे चुराए थे। चोई अपनी बहन से बोलता है कि वो अपने मदर फादर को बहुत मिस करता है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, जिस पर वो बोलती है कि वो जल्दी से चोई को अपने साथ घर ले जाएगी और उसके पेरेंट्स भी जल्दी ही उनके पास वापस आ जाएंगे। चोई यहाँ पर रोने लगता है और उसकी बहन भी उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उसको दिलासा देने लगती है। कुछ ही देर के बाद में प्लेयर 067 एक जगह पर एक आदमी से मिलने जाती है जो उसकी मदर को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए 40 मिलियन वॉन्स मांग रहा था, जिस पर प्लेयर 067 गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अली को देखते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर आया हुआ था और उसके बॉस से अपनी बची हुई सैलरी मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस लालची था और पैसा होने के बावजूद भी वो उसको पैसा देने से मना कर देता है। एंड लेटर ऑन अली के बहस करने की वजह से बॉस का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और इसका फायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली अपने घर आकर अपनी वाइफ से बोलता है कि वो ये पैसे ले ले और अपने घर चली जाए और अली कुछ दिन बाद घर आ जाएगा, जिस पर पहले तो उसकी वाइफ नहीं मानती बट अली उसको समझा लेता है एज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ रही थी। अब अगले सीन में हम सांगवू को उसकी मदर के साथ में फोन पर बात करते हुए देख पाते हैं जो कि घर के आसपास ही छुपकर उनसे बात करता है, बट वो उनको कुछ भी नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है और वो अभी फॉरेन में ही है। कुछ ही देर के बाद में सांगवू की मदर अपनी एक कस्टमर से सांगवू के बारे में बात करते हुए उसकी तारीफ कर रही थी कि तभी उनके पास में पुलिस आती है जो सांगवू को ढूंढ रही थी एज उसने लोन नहीं चुकाया था और उसने लोन का गारंटर अपनी मॉम और उनकी शॉप को बना दिया था और पुलिस ऑफिसर सांगवू की मॉम को कुछ ही टाइम की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर सांगवू अपने होटल रूम में बहुत टेंशन में था और उसको गेम की तरफ से इन्विटेशन फिर से आता है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गेहून भी एक जगह पर अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगने जाता है बट उसका दोस्त उसको पैसे देने से मना कर देता है। अब गेहून एक बार में बियर पीने जाता है जहाँ पर उसके पास प्लेयर 001 ओल्ड मैन आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि वो पास में ही अपने किसी फ्रेंड के घर पर आया था और वो आगे बोलता है कि वो गेम में वापस जाना चाहता है। गेम में वापस जाने का सुनकर गेहून उससे मना करता है बट ओल्ड मैन ये बोलता है कि बाहरी दुनिया ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू द गेम। अगले सीन में हम प्लेयर 101 को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ प्लान बनाता है कि वो स्क्विड गेम को लूट लेगा, बट उसके नीचे
काम करने वालों में पहले ही उसको मारने का डिसाइड कर लिया था और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और प्लेयर 101 वहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है। इधर गेहून अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है कुछ पैसे लेने, बट उसकी वाइफ मना करते हुए ये बोल देती है कि उसके पास में उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेसिकली वो अपनी लड़की को अपने साथ ही रखना चाहती थी। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसके बच्चे भी घर पर आ जाते हैं और वो गेहून को घर से बाहर भगा देती है। बाहर गेहून के पास एक्स वाइफ का हस्बैंड आता है जो कि गेहून को पैसे ऑफर करता है, बट उसके बदले में गेहून को दोबारा कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाएगा, जिस पर गेहून गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और पैसे नहीं लेता। यानी कि गेहून अपनी बेटी से वाकई में प्यार करता है और वो पैसा बस अपनी बेटी के लिए कमाना चाहता है। गेहून अपने घर जाता है जहाँ पर उसको डिटेक्टिव मिलता है और डिटेक्टिव गेहून से गेम के बारे में पूछता है, जिस पर गेहून बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता और उसने नशे में सब कुछ बोला था। डिटेक्टिव उसे अपने भाई को ढूंढने वाली बात भी बताता है, जिसे सुनकर गेहून कुछ भी नहीं बोलता और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसको अपने घर के गेट पर गेम का इनविटेशन फिर से मिलता है और अगर वो वापस आना चाहता है तो मेंशन जगह पर आ जाए। अगले सीन में गेहून, सांगवू, प्लेयर 101, प्लेयर 067 और काफी लोग गेम में रिटर्न करने को आए हुए थे और कार्स आकर उन सभी को ले जाने लगती है, जहाँ गेहून का पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी उन कार्स के पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ एक कार में प्लेयर 067 ने खुद को बेहोश होने से बचा लिया था अपने फेस को कवर करके और एपिसोड 2 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को कार से स्क्विड गेम के बेस पर लाया जाता है, जो कि एक आइलैंड होता है। डिटेक्टिव भी उनके साथ पीछा करते हुए आ जाता है और वो स्क्विड गेम के एक वर्कर को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े उसको पहनाकर अपनी आईडी उसकी पॉकेट में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। अंदर सभी प्लेयर्स को स्टाफ रेडी करते हुए उनके कपड़े चेंज कर रहा होता है और यहाँ एक डिटेल हम नोटिस कर पाते हैं कि सब प्लेयर्स के कान के पास उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको स्कैन किया जा सकता था और यही मेंबर्स के मास्क पर भी ऐसे डिटेल्स मेंशन होते हैं। अब अंदर जब कपड़े चेंज किए जा रहे थे तभी प्लेयर 067 जो कि बेहोश नहीं थी, वो एक नाइफ छुपाकर अपने साथ में अंदर ले जाती है। अब जब सबको होश आता है तो सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं और आपस में टीम बनाने लगते हैं। गेहून ओल्ड मैन से मिलता है और उसको बोलता है कि गेहून सिर्फ उस ओल्ड मैन के कहने से ही वापस आया है। यहाँ पर अली और सांगू भी उन दोनों के साथ थे और वो लोग आपस में टीम बनाने का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक मास्क मैन, जिसको फ्रंटमैन कहा जाता था, वो अपने स्टाफ से बोलता है कि जो भी प्लेयर रिजॉइन नहीं हुए हैं उन पर भी नजर रखी जाए। अब कुछ देर बाद सब लोगों को मील दी जाती है और गेहून, सांगवू, अली और ओल्ड मैन साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ओल्ड मैन ये बोलता है कि ये जो गेम्स हैं ये सारे गेम्स उसने अपने बचपन में खेले हैं। गेहून भी उस बात पर एग्री करता है और कुछ गेम्स के नाम भी बताता है। अली ये बोलता है कि उसको इन गेम्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिस पर गेहून उसको बताता है कि वो अली को सिखा देगा। रात को सब लोग सो जाते हैं और एक प्लेयर वॉशरूम जाती है, जहां पहले तो मास्क मैन उसको मना करता है बट बाद में वो उसको जाने देता है और उसके साथ प्लेयर 067 भी आती है। अब वो प्लेयर सिगरेट स्मोक करने लगती है और प्लेयर 067 उसके साथ बाथरूम में जाती है और वो दोनों एसी डक से होते हुए आगे के रूम्स को चेक करती हैं कि उसमें क्या होता है। तो उनको किचन दिखाई देता है जहां पर ढेर सारे शुगर को मेल्ट किया जा रहा था, जिसके बाद में वो दोनों ही वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव भी अपने रूम में आ जाता है जहां पर एक मास्क मैन को उस पर शक हो जाता है। इस रूम में डिटेक्टिव कैमरा को भी नोटिस करता है, यहाँ पर हर एक पर्सन पर पूरी तरह नजर रखी जाती थी। अब रात को सोते टाइम वो डिटेक्टिव यहाँ पर हर एक चीज को अपने फोन में नोट कर लेता है, जो कुछ भी उसने यहाँ पर देखा था। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है और सेकंड गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है। अगले गेम के बारे में सब सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है और हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसको अपने मील में एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अब मास्क मैन आकर सबको गेम के लिए लेकर जाते हैं और गेम ग्राउंड में उन लोगों को 4 डोर्स मिलते हैं जिन पर अलग अलग शेप्स बने हुए थे, लाइक अम्ब्रेला, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्टार। सांगवू ने प्लेयर 067 से गेम के बारे में पूछा भी था कि उसने क्या देखा है और उसको शुगर के बारे में पता चल गया था और सांगवू ने गेम भी गेस कर लिया था। गेहून यहाँ पर सांगवू से बात करते हुए पूछता है कि उसको क्या लगता है कि गेम कैसा होगा, बट सांगवू उसको बोलता है कि उसको नहीं पता। सांगवू यहाँ पर गेहून को ये भी बोलता है कि उनको नहीं पता कि गेम कैसा होगा, तो सबको अलग अलग ही रहना चाहिए और अलग अलग गेम खेलना भी चाहिए। अब गेम शुरू होता है और सब लोगों को अपने चुने हुए डोर पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बड़ी सी डिस्क जैसी कैंडी थी
अब हमको इस गेम के बारे में पता चलता है और इस गेम में उन लोगों को डिस्क के बीच में बनी हुई शेप को बिना तोड़े हुए डिस्क से बाहर निकालना था और जो भी इसमें फेल होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स गेम खेलना शुरू करते हैं और जिनके पास में ट्रायंगल शेप था वो लोग इजीली गेम खत्म कर देते हैं और जिनके पास में अम्ब्रेला और सर्कल्स जैसे टफ शेप थे वो लोग गलती कर देते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में उन लोगों को शूट करके मार दिया जाता है एज एलिमिनेशन। गेहून अपने गेम में बहुत परेशान हो रहा था एज उसको अम्ब्रेला शेप मिला था। हम बाकी के सारे प्लेयर्स को अपनी अपनी शेप के साथ में गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहां पर प्लेयर 212 एक लाइटर से अपनी कैंडी का शेप निकालते हुए चीटिंग करके गेम को फिनिश करती है और वो प्लेयर 101 को भी अपना लाइटर दे देती है, जिससे प्लेयर 101 भी अपना गेम कंप्लीट कर लेता है। अब गेहून को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही थी और वो लोगों को मरते हुए भी देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी सडनली उसको एक आइडिया आता है और वो कैंडी को लिक कर अपनी शेप को बाहर निकाल लेता है और उसको देखते हुए बाकी के कंटेस्टेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। अब तक काफी प्लेयर्स अपना गेम फिनिश कर देते हैं और प्लेग्राउंड से चले जाते हैं और जो लोग वहाँ पर बचे हुए थे उनको शूट कर मार दिया जाता है। एक आदमी उन मास्क मैन से बचते हुए उनके लीडर को पकड़ लेता है और उसको अपना चेहरा दिखाने को बोलता है और वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपना मास्क हटा देता है जिसकी एज काफी कम होती है और फिर वो प्लेयर खुद को ही शूट करके मार देता है। अब तभी फ्रंटमैन वहां पर आता है और वो उस लीडर को मार देता है और बोलता है किसी भी कंडीशन में उन लोगों को अपना फेस डिस्क्लोज नहीं करना है और ये एक रूल है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इनके मास्क के ऊपर स्क्वायर और ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाला मास्क वाला आदमी है वो लीडर है और यहाँ पर जो ट्रायंगल वाले हैं वो उनसे नीचे आते हैं और यहाँ पर उनसे भी बड़ा जो बॉस है वो फिलहाल यहाँ पर फ्रंटमैन है। और दोस्तों इसी के साथ में एपिसोड 3 का भी अंत हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है जहां पर गेहून और ओल्ड मैन अपना गेम कंप्लीट करके डोम के अंदर आते हैं और उनको देखकर सांगवू थोड़ा सा अपसेट नजर आता है। अब उस डोम में प्राइज मनी का कंटेनर आता है और उसमें और भी ज्यादा पैसे भर दिए जाते हैं एज और लोग मारे जा चुके थे। अब सभी लोगों को मील दिया जाता है और प्लेयर 101 और उसके 4 साथी और 2 बार मील ले लेते हैं। लास्ट में बचने वाले 5 लोगों को मील नहीं मिलती और उन लोगों में से एक प्लेयर 101 से लड़ने लगता है। अब प्लेयर 101 उस आदमी को मारने लगता है और उसको पीट कर मार डालता है और उसको मारने से कोई भी नहीं रोक पाता, इवन मास्क मैन भी कुछ नहीं करते और उसको मारने देते हैं। अब उस जगह पर सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। सबको डर था कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को मार देंगे। दूसरी ओर हम एक प्लेयर को कुछ मास्क पर्सन के साथ में देखते हैं और यहाँ पर वो प्लेयर जो कि एक डॉक्टर भी था वो एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकाल रहा था। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इन मास्क मैन ने उस डॉक्टर को पहले ही गेम में हेल्प की थी, जहाँ पर उसको पहले से ही गेम की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब वो डॉक्टर अपना काम खत्म कर देता है और वो मास्क मैन उसको एक एग देकर गेम की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जहां उस गेम में से एक पेपर नोट था। वापस हॉल में जाने पर वो अपने लिए टीम ढूंढने लगता है और वो प्लेयर 101 के पास में जाकर उसके साथ टीम अप कर लेता है और उसको अगले गेम की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। रात को अब अगला गेम चालू होने वाला था और सारे मास्क पहने हुए गार्ड्स उस हॉल के गेट के बाहर आ जाते हैं और फ्रंटमैन कंट्रोल रूम से सब पर नजर रखे हुए था, जिसके बाद में गेम शुरू कर दिया जाता है। गेम असल में ये था कि सारे प्लेयर्स को आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मारना था, जहां पर मेनली प्लेयर 101 ज्यादातर लोगों को मार रहा था। गेहून उस ओल्ड मैन को जगाता है और उसको एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। प्लेयर 101 दूसरी प्लेयर 067 पर अटैक करता है, जिसको गेहून बचा लेता है। बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके थे और ओल्ड मैन अब एक ऊंची जगह पर चढ़कर ये सब रोकने की भीख मांगता है और फ्रंट मैन गेम को रोक देता है। गार्ड्स अब हॉल के अंदर आ जाते हैं और लोगों को लड़ने से रोक देते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, जिनके नाम की अमाउंट कंटेनर में भर दी जाती है और डेड बॉडीज को विद रिस्पेक्ट जला दिया जाता है। रात को सभी लोग बैठकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर गेहून की टीम अपने अपने नाम बता रहे थे और ओल्ड मैन को अपना नाम ही याद नहीं आता और प्लेयर 067 अपना नाम बताने से इनकार कर देती है। दूसरी ओर प्लेयर 101 की टीम भी साथ में ही थी और वो लोग आपस में बात कर रहे थे और प्लेयर 212 प्लेयर 101 को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है, जहां वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं और प्लेयर 212 प्लेयर 101 से धोखा ना देते हुए साथ रहने का बोलती है और आखिरी तक साथ में गेम कंटिन्यू करने का बोलती है, जिस पर प्लेयर 101 एग्री हो जाता है और बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर हमको उन दोनों प्लेयर्स का नाम भी पता चलता है, जहाँ पर प्लेयर 101 का नाम था डाक्सो और प्लेयर 212 का नाम होता है हानमी नियो। हानमी यहाँ पर डाक्सो से बोलती है कि वो और डॉक्टर को छुपा रहे हैं, जिस पर डाक्सो इनकार कर देता है और साथ ही वादा करता है कि वो हानमी के साथ एंड तक रहेगा।
वहीं दूसरी ओर अपने रूम में डिटेक्टिव भी आज मिली हुई न्यू डिटेल्स को नोटिस करता है। सुबह गेहून ओल्ड मैन से बात करता है, जहां ओल्ड मैन बताता है कि वो रात से सोया ही नहीं है और सारी रात जागता रहा ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। अब अगले गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग दूसरे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर न्यू गेम में 10 लोगों की एक टीम बनानी थी और सांगवू गेहून और अली से बोलता है कि उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की टीम बनानी चाहिए और सभी लोग अलग अलग होकर और प्लेयर्स को ढूंढने लगते हैं। डाक्सू के पास हानमी आती है, जिसको डाक्सू अपनी टीम में लेने से मना कर देता है एज वो एक लड़की थी और हानमी को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गेहून की टीम में चली जाती है, जहां सांगवू भी उसको नहीं लेना चाहता था बट वो लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। सारे प्लेयर्स को ढूंढने के बाद में गेहून और सांगवू की टीम में एक ओल्ड मैन, 3 लड़कियां थीं और उनकी टीम वहां की सबसे कमजोर टीम थी, जिससे सांगवू थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हारने वालों को हार नहीं मिलती बल्कि मौत मिलती है। अब अगला गेम शुरू होता है और उन सबको एक बड़े से ब्रिज पर लाया जाता है और उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें 2 टीम्स आमने सामने होंगी और उन टीम्स में 10-10 प्लेयर्स थे और उनको एक रोप को अपनी साइड पर खींचना होगा और जो टीम रोप को अपनी साइड खींच लेगी वो विनर होगी और उसके अपोजिट वाली टीम जो होगी वो नीचे गिरकर मारी जाएगी। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले डाक्सू का मैच था, जिसके अंदर डाक्सू की टीम जीत जाती है और विरोधी टीम नीचे गिरकर मारी जाती है। अब नीचे डेड बॉडीज को उठाने वाले वर्कर्स में कुछ लोग एक बॉडी की ग्रेव को मार्क कर लेते हैं और ये लोग वही थे जो बॉडीज के ऑर्गन्स को सेल किया करते थे। अब अगली बारी आती है सांगवू और गेहून की टीम की, जहां पर वो लोग पहले से ही परेशान थे क्योंकि वो सबसे कमजोर टीम थी, तो उनकी हार तय हो गई थी। अब गेहून यहाँ पर ओल्ड मैन से टग ऑफ वॉर के लिए टिप्स मांगता है और ओल्ड मैन अपने एक्सपीरियंस से बताना शुरू करता है कि ये गेम स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि प्लानिंग का है। ओल्ड मैन उन सबको गाइड करता है और वो लोग उसके बताए अनुसार ही करते हैं और वो लोग लीड करने लगते हैं। वो अपने शरीर को पीछे झुका देते हैं और 10 सेकंड तक रस्सी को होल्ड कर कर रखते हैं, जिससे सामने वाली जो टीम होती है वो फिसलने लगती है और वहीं पर ये मौका पा लेते हैं और ये रस्सी को जोर से खींचते हैं। वो लोग जीत ही रहे थे कि कुछ गलती से अपोजिशन टीम गेम लीड करने लगती है और सडनली सांगवू एक आइडिया देता है कि उनको एक साथ ही कुछ कदम आगे जाना चाहिए, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आगे तो वहां पर खाई थी। बट गेहून यहाँ पर सांगवू की बात मान लेता है और सबको कन्विंस कर लेता है और वो सभी लोग अचानक से ही कुछ कदम आगे चले जाते हैं और अपोजिट टीम का बैलेंस खराब हो जाता है और वो डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा जाते हैं, जिसका फायदा सांगवू की टीम उठाती है और अब वो लोग फुल पावर से रोप को अपनी साइड पे खींचने लगते हैं, जिससे अपोजिट टीम नीचे गिर जाती है और सांगवू की टीम जीत जाती है। सभी लोग अब वापस आने लगते हैं, जहां पर एक लड़की प्लेयर 240 और दूसरे प्लेयर 244 की आपस में बहस हो जाती है। एज प्लेयर 244 गॉड से प्रे कर रहा था अपनी टीम के लिए, जो प्लेयर 240 को पसंद नहीं आता। उसका ये कहना था कि यहाँ पर सांगवू और उस ओल्ड मैन की वजह से वो लोग जीते हैं, ना कि गॉड की वजह से। अब सभी लोग अपने डोम में आ जाते हैं, जहाँ पर डाक्सू और उसकी टीम उन लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाती है, एज ये तो सबसे ज्यादा कमजोर टीम थी, तो ये जीती कैसे। और यहाँ पर हान मिन्यो डाक्सू को चिढ़ाने लगती है। अब अगले सीन में हम कुछ मास्क मैन को देखते हैं जो कि ऑर्गन्स निकालने का काम करवाते थे डॉक्टर से, और वो एक ग्रेव को जलाने के लिए डाल भी देते हैं, लेकिन वो ग्रेव जलती नहीं है और नीचे चली जाती है। दैट शोज कि ये लोग बॉडीज को क्या करते हैं। और डॉम के अंदर सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि उनको फिर से होने वाले अटैक से बचना चाहिए, जिसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बड़े से बैरिकेड्स वहाँ पर लगा देंगे और बारी बारी से रात को 2-2 लोग मिलकर निगरानी करेंगे। जहाँ पर सबसे पहले सांगवू और अली नजर रखने का डिसाइड करते हैं। वो लोग बैरिकेड्स बना लेते हैं और डाक्सू गेहून के पास में आता है और उसको डराने की कोशिश करता है, जिस पर गेहून उसको बोलता है कि डाक्सू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और लड़ाई के टाइम पर उसके साथ वाले ही उसको मार देंगे, जिससे डाक्सू सोच में पड़ जाता है और अपनी टीम के पास में वापस जाकर वो अटैक के लिए मना कर देता है और सबसे ये बोलता है कि आज रात वो लोग रेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डाक्सू को डॉक्टर की भी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर डाक्सू को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ भी गेम ना खेल दे। अब रात में सांगवू और अली नजर रख रहे होते हैं, जहाँ पर अली सांगवू को कॉर्न खाने के लिए देता है, जो कि उसका थैंक्स बोलने का तरीका था, क्योंकि सांगवू ने अली की हमेशा हेल्प करी थी
और वो लोग आपस में ही एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में ही सांग वो गेहून को जगा देता है और गेहून ओल्ड मैन के साथ नजर रखने का काम करने लगता है, जहाँ पर गेहून को अपने पास्ट के विजन्स आ रहे थे जहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे। अब ओल्ड मैन गेहून को होश में लाता है और यहाँ पर गेहून बताता है कि वो एक कार कंपनी में 10 साल पहले काम किया करता था, जहाँ पर हड़ताल चालू हो गई थी क्योंकि उन लोगों को अचानक से ही जॉब से निकाल दिया गया था। तो कंपनी के डूबने का जो ब्लेम था वो वर्कर्स पर आ गया था और वही वो वक्त था जब यहाँ पर गेहून बाप भी बनने वाला था, जिसके कुछ ही टाइम के बाद में उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। खैर अब यहाँ पर हुआ ये था कि हड़ताल करने के बाद में वहाँ पर किसी आदमी की मौत हो गई थी, जिसका गेहून को काफी दुख था, जिसके बाद में उसने अपनी जान बचाई और फिर गेहून ने ड्राइवर का काम शुरू कर दिया, जहां से वो थोड़े बहुत पैसे तो कमा लेता था लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। यहाँ पर ओल्ड मैन गेहून को दिलासा देता है और तभी अचानक से ही ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर गेहून उसको सुला देता है और उसके साथ में प्लेयर 067 नजर रखने लगती है, जिसने ओल्ड मैन के सर पर पट्टी रखने के लिए अपना पानी दिया था। खैर अगले सीन में हम डॉक्टर को एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकालता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर मास्क मैन के साथ छुपकर वो डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गया था। वो मास्क मैन अब एक प्लेयर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके ऑर्गन निकालते टाइम उसके अंदर एक ही किडनी थी और वो होश में आने लगा था। उस प्लेयर ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद में उन लोगों ने उसको मार दिया, जिसको ये लोग ज़ॉम्बी बोलते थे। डिटेक्टिव उस प्लेयर के बारे में पूछता है, जिससे एक मास्क मैन को उस पर शक हो जाता है और वो डिटेक्टिव को अपना मास्क हटाने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उसको शांत कर देता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर चीज पर नजर रखी जाती थी, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग यहाँ पर ऑर्गन्स बेचने में मिले हुए थे और जब कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाया जाता था तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे जो मिले हुए थे वो स्क्रीन को ही क्लियर कर दिया करते थे, यानी कि वहाँ पर लोग होते थे लेकिन वो दिखते ही नहीं थे। बेसिकली वो किसी और टाइम की वीडियो को या फिर किसी और जगह के एंगल को दिखा दिया करते थे, ताकि यहाँ पर फ्रंट मैन को या फिर जो उससे बड़े लोग हैं उनको कुछ भी पता ना चले। अब वो डिटेक्टिव अपना मास्क हटाने की जगह पर अपने गन को निकालने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उनको शांत कर देता है कि वो ऐसे शोर शराबे में ऑर्गन्स को नहीं निकाल सकता। अब ऑर्गन्स निकालने के बाद में एक मास्क मैन उसको बैग में रख लेता है और उनको डिलीवर करने के लिए जाने लगता है, जो कि यहाँ पर काम था एम्प्लॉय नंबर 28 और 29 का, और 29 यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव है। तो इनिशियली इन दोनों को यहाँ पर एज अ डाइवर्स भर्ती किया गया था और इनके यहाँ पर एक शिप भी आने वाली थी, जिसके बाद में ये मार्केट में जाकर इन ऑर्गन्स को अच्छे खासे दामों में बेचने वाले थे और ये पैसा हायर लेवल पर नहीं जाता था बल्कि इन्हीं लोगों के बीच में बढ़ जाया करता था। खैर डिटेक्टिव और मास्क मैन एक सीक्रेट रास्ते से पानी की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में मास्क मैन बताता है कि ये रास्ते वीआईपीज के लिए हैं, जिसके बारे में डिटेक्टिव पूछता है कि कौन से वीआईपी, बट वो मास्क मैन उसको कुछ भी नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आती है कि जब भी वीआईपीज यहाँ से खेल कर निकलते हैं तो इस जगह को उड़ा दिया जाता है ताकि कोई भी सबूत न बचे। अब यहाँ पर डॉक्टर वहाँ मास्क मैन से पूछता है कि अगला गेम क्या है, जिस पर वो मास्क पहने हुए आदमी ये बोलते हैं कि फ्रंट मैन ने उनको कुछ भी नहीं बताया है। अब डॉक्टर को इस चीज से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक मास्क मैन पर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है और उसके बाद में वो बाहर भाग जाता है, जिसका पीछा दूसरा मास्क मैन करने लगता है। इधर डिटेक्टिव उस मास्क मैन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि जिस बिना किडनी वाले प्लेयर के बारे में वो बात कर रहा था वो उसका भाई था, जिस पर वो मास्क मैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लेयर एक लड़की थी और उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। मास्क मैन डिटेक्टिव से खुद को छोड़ने की बात करता है और उसका साथ देने को बोलता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको शूट करके मार देता है। यहाँ डॉक्टर भागते हुए प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर मास्क मैन भी था और वो उसको बातों में उलझाकर पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रंट मैन और बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट मैन का ये कहना था कि वो डेड बॉडीज का या फिर ऑर्गन्स का क्या करते हैं उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इस गेम का एक नियम है कि यहाँ पर हर एक प्लेयर को फेयर प्ले करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि असल दुनिया में ऊंच नीच और गरीबी और अमीरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग एक बराबर हैं। और मास्क मैन ने इस नियम को खराब करके गेम को बिगाड़ा है बाकी प्लेयर्स के लिए। इतना कहते ही फ्रंट मैन मास्क मैन को मार देता है और दूसरे मास्क मैन जो होते हैं वो उस डॉक्टर को भी शूट करके मार देते हैं, क्योंकि वो भी इस अनफेयर गेम में मिला हुआ था। यानी कि अब तक जो डॉक्टर को जानकारी दी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स बेचने के लिए थी। इस बारे में फ्रंट मैन को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि इस ऑर्गन्स की वजह से यहाँ पर गेम खराब हो रहा है तो उसने इन दोनों को ही मार डाला। और ऑब्वियसली अब बाकी सारे जो लोग यहाँ पर मिले हुए थे वो लोग भी यहाँ पर शांत हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मरना नहीं चाहते।
डिटेक्टिव अब उस सीक्रेट रास्ते से वापस जाकर फ्रंटमैन के रूम में आ जाता है और उसके लॉकर को चेक करने लगता है कि वहीं फ्रंटमैन को भी सीक्रेट रास्ते के बाहर पानी के पास में मास्क मैन की लाश मिल जाती है, जो कि एम्प्लॉय नंबर 28 था। और वो समझ जाता है कि इंट्रूडर अभी भी उनके बीच में है, जिसको ढूंढना चालू हो जाता है। फ्रंटमैन सब जगह और हर एक कैमरा को चेक करवाता है और प्लेयर्स डॉम में भी गार्ड आकर छानबीन करने लगते हैं। अब डिटेक्टिव को बहुत ढूंढने के बाद में एक फाइल मिल जाती है और उसमें उसको अपने भाई का नाम भी मिल जाता है और फॉर्म भी मिल जाता है, जो कि 2015 में जीत चुका है। और एपिसोड 5 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को न्यू गेम के लिए रेडी किया जाता है और सभी लोग गेम ग्राउंड पर जाने लगते हैं। और दूसरी ओर डिटेक्टिव फ्रंटमैन के रूम में छानबीन कर रहा था और फ्रंटमैन के आने से वो छुप जाता है। तभी फ्रंटमैन को एक कॉल आता है और कॉल रिसीव करके वो ये बोलता है कि गेम टाइम पर ही शुरू होने वाला है। और हम यहाँ पर क्लियरली सुन सकते हैं कि फ्रंटमैन थोड़ा सा डरा हुआ था। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर फ्रंटमैन मेन बॉस नहीं है, यहाँ पर मेन बॉस जो है वो कोई और ही है। अब सभी प्लेयर्स ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर प्लेयर्स को डॉक्टर और मास्क मैन की डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती हैं, जिससे डार्कसू डिसअपॉइंट हो जाता है, ऐसे उसको पहले ही गेम पता चल जाया करता था। और यहाँ पर मिन्यो डार्कसू को चिढ़ाती है। अब गेम के लिए टीम सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है और हर एक प्लेयर को एक एक टीम प्लेयर चुनना था। गेहुन सांगवू के पास में जाता है, जहाँ पर सांगवू पहले से ही अली को चूज कर चुका था। सारे लोग अपने अपने टीममेट्स ले लेते हैं और लास्ट में गेहुन ओल्ड मैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो ओल्ड मैन के साथ में टीम अप कर लेता है। यहाँ पर गेहुन का ये कहना था कि वो ओल्ड मैन को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब सभी प्लेयर्स की टीम बनने के बाद में यहाँ पर मिन्यो अकेली बच जाती है, जिसको कोई भी अपनी टीम में नहीं लेता और वो सभी के पास में आकर उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है। यहाँ पर डार्कसू काफी खुश होता है क्योंकि अकेले बचने पर मिन्यो को मार दिया जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब सभी प्लेयर्स एक गेम ग्राउंड में आते हैं, जिसका सेटअप किसी टाउन की तरह लग रहा था और गेम का नाम यहाँ पर खानबू होता है। ओल्ड मैन गेहुन को खानबू के बारे में बताता है कि खानबू वो दोस्त होता है या फिर वो इंसान होता है जिस पे लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने सारे सीक्रेट्स और सारी चीजें शेयर भी करते हैं। ओल्ड मैन गेहुन से बोलता है कि वो दोनों ही खानबू हैं और गेहुन से पिंकी प्रॉमिस भी वो ले लेता है। अब गेम शुरू होता है और गेम का ये रूल था कि उन दोनों प्लेयर्स को आपस में ही गेम खेलना था। जी हाँ, यहाँ पे सारे प्लेयर शॉक्ड हो जाते हैं और जो हारेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स को या फिर जिनके साथ में उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी उसको चुना था, लेकिन यहाँ पर पूरी गेम ही पलट गई। अब गेम शुरू होता है और सभी प्लेयर्स को कंचे दे दिए जाते हैं, जहाँ पर हर एक प्लेयर के पास में 10 कंचे थे। अब यहाँ पर गेम ये था कि दूसरे प्लेयर से पहले प्लेयर को 10 कंचे किसी भी तरह लेने हैं और यहाँ पर टाइमिंग 30 मिनट्स की थी और जो भी सारे के सारे मार्बल्स को ले लेगा वो जीत जाएगा, भले ही वो कोई भी गेम हो सकता है, जो कि उनको सिर्फ मार्बल्स के साथ में ही खेलना था, यानी कि कंचों के साथ में। अब ओल्ड मैन डिमेंशिया के चलते सब कुछ भूल जाता है और गेहुन उसको बड़ी मुश्किल से गेम खेलने के लिए राजी करता है। ओल्ड मैन अब गेहुन के साथ गेम खेलने लगता है, जहां पर वो दोनों ऑड इवन गेम खेल रहे थे, जिसमें गेहुन लगातार हारता जाता है और आखिरी में उसके पास में एक कंचा बच जाता है। दूसरी ओर अली भी सांगवू से जीत रहा था और आखिरी में सांगवू भी हार जाता है और अली यहाँ पर पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद में वो रोते हुए उसको जिताने के लिए बोलता है और अली नहीं मानता क्योंकि उसकी भी एक फैमिली थी। सांगवू अब अली से बोलता है कि उसके पास एक प्लान है जिसमें वो दोनों ही जीत सकते हैं और उन दोनों को बाकी टीम्स के पास जाकर कमजोर प्लेयर के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों लोगों के पास में बराबर कंचे रहेंगे तो यहाँ पर होगा ये कि और लोगों से उनका मैच कराया जाएगा। यहाँ पर अली को सारी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और बाहर जाकर दूसरे प्लेयर्स को ढूंढने लगता है और उसको यहाँ पर वापस आना था 3 मिनट से पहले और उसको यहाँ पर वापस आना था जब गेम खत्म होने में मात्र 3 मिनट्स हो। यहाँ पर डार्कसू भी अपनी टीममेट से हार रहा होता है और वो गेम चेंज करवा लेता है और फाइनली गेम को जीत लेता है। अब प्लेयर 067 और प्लेयर 240 आपस में गेम नहीं खेलती और प्लेयर 240 बोलती है कि वो लास्ट में एक ही बार में फैसला कर लेंगी। यहाँ पर प्लेयर 240 का ये कहना था कि अभी काफी टाइम है और टाइम को बिताने के लिए वो अपने सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, क्योंकि एट द एंड किसी एक प्लेयर की तो मौत होगी ही और वो उसके सीक्रेट को कहीं भी शेयर नहीं कर पाएगा।
सबसे पहले प्लेयर 067 ये बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया से है और उसके फादर को मार दिया गया था। वो अपने भाई को लेकर तो भाग आई, बट उसकी मॉम को वहाँ पर कैद कर लिया गया और अब प्लेयर 067 अपनी मॉम को बचाकर वापस लाना चाहती है और अपने भाई को ऑर्फनेज से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। तभी प्लेयर 240 अपने बारे में बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसके फादर ने उसकी मदर का खून कर दिया था और फिर लेटर ऑन प्लेयर 240 ने अपने फादर को मार डाला, जिसके बाद में उसको जेल हो गई। यहाँ हमको दोनों के नाम भी पता चल जाते हैं, जहाँ पर 067 का नाम होता है सेब्योक और प्लेयर 240 का नाम होता है जियोंग। अब वो लोग बातें करते करते अपना दुख दर्द बांट रहे होते हैं कि फाइनली गेम अपने अंतिम समय पर आ जाती है। इधर ओल्ड मैन जीत रहा होता है और गिहुन के पास लास्ट ही मार्बल बचा हुआ था। तभी डिमेंशिया की वजह से ओल्ड मैन अपने आंसर्स को भूलने लगता है और गिहुन ना चाहते हुए भी उसका फायदा उठाकर गेम को जीतने लगता है। अब इधर सांगवू अली को दूसरे प्लेयर्स के पास में भेज देता है और जाने से पहले वो चालाकी से अपने बैग के अंदर पत्थर रखकर मार्बल्स वाले बैग से एक्सचेंज कर लेता है और अब अली दूसरे प्लेयर्स के पास में चला जाता है और सांगवू जिसके पास में सारे के सारे मार्बल्स थे वो गार्ड को मार्बल वाला बैग देकर गेम जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेम के रूल्स थे कि किसी को भी मारे बिना वो मार्बल लेने होंगे। इधर ओल्ड मैन अब आखिरी राउंड के टाइम ही सब कुछ भूलने लगता है और वहाँ से उठकर चला जाता है और सब जगह पर घूमने लगता है। ओल्ड मैन एक घर के पास में आता है और बोलता है कि ये उसी का घर है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ में वहीं पर रहा करता था। गिहुन उसको रिक्वेस्ट करके गेम को खत्म करने को बोलता है, जिस पर ओल्ड मैन का ये कहना था कि वो अपना सारा दाव लगा दे, जिस पर ऑब्वियसली यहाँ पर गिहुन राजी नहीं होता। लेकिन तभी ओल्ड मैन ये बोलता है कि गलत तो गिहुन ने भी किया है, क्योंकि ओल्ड मैन उसकी चीटिंग के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन कुछ भी नहीं बोलता और अपना आखिरी मार्बल गिहुन को दे देता है और बोलता है कि वो दोनों ही खानबू हैं और गिहुन को हक करके वो इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर गिहुन भी काफी दुखी था। जाने से पहले ओल्ड मैन को अपना नाम याद आ जाता है, जो कि था इल्नाम। गिहुन वो आखिरी मार्बल ले लेता है और रोने लगता है, जिसके बाद में वो बाहर चला जाता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड ने ओल्ड मैन को गन पॉइंट पर रख लिया है। खैर इधर अली जब सांगवू के पास आता है तो गार्ड उसको शूट करने वाला होता है और अली समझ जाता है कि सांगवू ने उसके साथ में धोखा किया है और वो रोने लगता है और गार्ड उसको शूट करके एलिमिनेट कर देता है और यहाँ पर ढेर सारे लोगों को मारा जा रहा था। इधर सेब्योक और जियोंग अपना गेम खत्म करती है और यहाँ जियोंग जानबूझकर गेम हार जाती है। सेब्योक उससे गुस्सा होकर इसका रीजन पूछती है और जियोंग ये बताती है कि उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है, जबकि सेब्योक के पास में उसका भाई है, माँ है और अब वो उनको अच्छी जिंदगी दे और वो हार मान जाती है। सेब्योक वहाँ से रोते हुए चली जाती है और गार्ड जियोंग को शूट करके एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ गिहुन भी काफी दुखी होते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और एपिसोड 6 का यहीं पर अंत हो जाता है। अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में रिमेनिंग प्लेयर्स वापस अपने अपने डोम में आते हैं, जहां पर वो सभी लोग मिन्नियो को आराम करता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसको तो किसी ने लिया ही नहीं था अपने साथ, तो वो बच कैसे गई। मिन्नियो यहाँ पर हंसते हुए बताती है कि ये भी गेम का ही एक रूल था कि अगर कोई प्लेयर अकेला रह जाएगा तो वो एलिमिनेट नहीं होगा बल्कि उस गेम से बच जाएगा। अब हम फ्रंटमैन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में आता है और उसको कॉल आती है कि वीआईपीज आने वाले हैं। फ्रंटमैन रूम के आगे जाता है और अपनी गन निकाल कर बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन फ्रंटमैन को इसके बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर डिटेक्टिव ने रिसीवर को अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया था। फ्रंटमैन अब सभी जगह पर ढूंढने लगता है और इससे पहले कि वो डिटेक्टिव को पकड़ पाता उसको एक कॉल आता है कि समुद्र के किनारे किसी की डेड बॉडी मिली है, जो कि किसी पुलिसमैन की है। फ्रंटमैन अब रूम से बाहर जाकर उस लाश को देखता है और ये लाश उसी बंदे की थी जिसको डिटेक्टिव ने पानी में फेंक दिया था, बट फ्रंटमैन उस आदमी को नहीं पहचान पाता और उनको ये लगता है कि ये पुलिस वाला ही है। अब फ्रंटमैन को वॉइस मैसेज आता है कि वीआईपीज आ गए हैं और वो उनको अटेंड करने के लिए चला जाता है। फ्रंटमैन वीआईपीज के पास में जाता है जिन्होंने अलग अलग मास्क लगाए हुए थे और फ्रंटमैन उनको ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि उसका बॉस तो नहीं आ सकता, लेकिन फ्रंटमैन वीआईपीज की अच्छी खातिरदारी करेगा। अब वो वीआईपीज को लेकर एक हॉल के अंदर जाता है, जहां पर वीआईपीज को पूरे ऐशो आराम से रखने की सारी तैयारी करी गई थी। यहाँ पर डॉम में प्लेयर 069, जिसने लास्ट गेम में अपनी वाइफ को खो दिया था, सबसे बोलता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं और ये गेम खराब है, उनको यहाँ से फिर से वोटिंग करके बाहर चले जाना चाहिए। जिस पर सांगवू यहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करता है कि वो लोग यहाँ तक आए हैं और अगर अब वो वापस चले गए तो उनकी इतनी मेहनत और सैक्रिफाइस खराब हो जाएगा। अब रात को प्लेयर नंबर 69 खुद को ही खत्म करने लगता है
और ये देखकर वीआईपीज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन्होंने इस पर ऑलरेडी सट्टा लगाया था। अब डिटेक्टिव भी एक वर्कर को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर वीआईपीज वाले हॉल में आ जाता है और अब वो उन सभी को ऑब्जर्व करने लगता है। अगले सीन में गार्ड्स प्लेयर 69 की डेड बॉडी को ले जाते हैं और कैश का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है और अब गेम के अंदर सिर्फ 16 प्लेयर ही बचे थे। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले हम वीआईपीज को देखते हैं जिनका फ्रंटमैन खास ख्याल रख रहा था, एज वो वीआईपीज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक थे। गेम शुरू होने से पहले फ्रंटमैन वीआईपीज को एक मिनिएचर ब्रिज दिखाता है और यही अगला गेम होने वाला था। सभी प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है जहां उनके सामने 16 नंबर्स के कोड थे और उनको उन कोड्स को पहनना था। तभी गेम की अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि ये कोड्स इसलिए हैं क्योंकि अगला जो गेम है वो न्यूमेरिक ऑर्डर में होगा। सभी लोग अब सोच विचार करके एक एक नंबर ले लेते हैं और वीआईपीज प्लेयर पर बैटिंग करने लगते हैं। गिहुन के बहुत सोचने के बाद में वो 1 नंबर की कोट ले लेता है क्योंकि उससे उसको ओल्ड मैन की याद आती। लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आकर अपने 16 नंबर की कोट को उससे चेंज करने की मिन्नतें करने लगता है और गिहुन उसको अपनी कोट दे देता है। अब गेम शुरू होता है और गेम था कि जो ब्रिज सामने था उस पर 2 टाइप्स के ग्लास लगे हुए थे, एक मजबूत था और दूसरा कमजोर था और उन लोगों को उन ग्लासेस पर चलकर दूसरी साइड पे जाना था। अब गेम शुरू होता है और सब लोग चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर गेहुन, सांगवू और सेब्योक के जो नंबर्स थे वो आखिरी थे, तो उनको आगे जाने वाले लोगों से पता चल रहा था कि कौन सा ग्लास सही है और कौन सा गलत है। एक एक करके वो लोग आगे जाते हैं जिसमें काफी सारे प्लेयर्स गलत ग्लास पर चढ़ने से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब डाक्सू एक जगह पर रुक जाता है और बाकी सभी को आगे जाने का बोलता है। तभी वो एक आदमी को धक्का देता है जिससे कि वो गिरकर मारा जाता है। मिन्यो यहाँ पर डाक्सू से बोलती है कि वो गेम नहीं जीत सकता और यहाँ पर मिन्यो डाक्सू को पकड़कर आगे के ग्लास पर जंप करती है और ग्लास टूटने से वो दोनों ही मारे जाते हैं। लास्ट में गेम में 4 ही लोग बचते हैं और एक प्लेयर जो कि 30 साल से ग्लास का ही काम कर रहा था वो धीरे धीरे ग्लास को चेक करके सही ग्लास को पता करके आगे जाने लगता है और उसके पीछे बाकी प्लेयर्स भी आते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव को एक वीआईपी अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको पीट कर वहां से भगा देता है और उसकी पिक्चर को भी क्लिक कर लेता है। अब अगले सीन में यहाँ पर वीआईपीज के कहने पर फ्रंटमैन ब्रिज की लाइट्स को ऑफ कर देता है और इससे वो प्लेयर ग्लास को चेक नहीं कर पाता और एक जगह पर रुक जाता है। टाइम खत्म होने वाला होता है तो सांगवू उस प्लेयर को धक्का दे देता है जिससे वो प्लेयर गिर जाता है और गिरकर मारा जाता है। सेब्योक और गेहुन ये देखकर परेशान हो जाते हैं और गेहुन को यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसे काम भी कर सकता है। वो लोग ब्रिज को तो क्रॉस कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे वो लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चलता है कि उस वीआईपी पर किसी ने अटैक किया था और वो अब डिटेक्टिव के लिए सभी जगह पर सर्चिंग करवाने लगता है और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव सीक्रेट रास्ते से यहाँ से भाग चुका है। अब आखिरी सीन में हम डिटेक्टिव को स्क्विड गेम से थोड़ा दूर एक किनारे पर देखते हैं और दूसरी ओर फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपनी टीम के साथ ढूंढ रहा था और एपिसोड 7 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में तीनों प्लेयर्स वापस डोम में आ जाते हैं जहां पर गेहुन सांगवू से झगड़ा करता है कि वो किसी को कैसे मार सकता है और अगर गेहुन वहां पर होता तो क्या सांगवू गेहुन को भी मार देता। सांगवू भी गुस्सा हो जाता है और वो गेहुन से बोलता है कि गेहुन पागल है। दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब तभी वहाँ पर मास्कमैन आते हैं और वो लोग उन प्लेयर्स के लिए न्यू कपड़े लाए थे और मास्कमैन बोलता है कि फाइनल गेम से पहले उन लोगों के लिए एक प्रेजेंट है और वो लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को किनारे पर देखते हैं जहां पर वो अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके गेम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन बीच में ही उसके नेटवर्क्स चले जाते हैं। फ्रंटमैन भी डिटेक्टिव को ढूंढ रहा था और उसको डिटेक्टिव मिल जाता है जिस पर गेहुन उस पर गोली चलाता है, बट फ्रंटमैन गेहुन को मारने के ऑर्डर अपने गार्ड्स को नहीं देता। डिटेक्टिव फ्रंटमैन से मास्क हटाने को बोलता है और फ्रंटमैन अपना मास्क हटा देता है जहां पर डिटेक्टिव उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फ्रंटमैन ही डिटेक्टिव का खोया हुआ भाई था। फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपने पास बुलाता है बट डिटेक्टिव उसको मना कर देता है और फ्रंटमैन डिटेक्टिव को शूट करके मार डालता है। यहाँ पर तीनों लोग तैयार होते हैं और सेब्योक रेडी हो रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ग्लास का एक बड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ था जो कि ब्रिज ब्लास्ट होने से उसको लगा था और सेब्योक को इससे काफी ज्यादा चोट आ गई थी और वो भी अब खुद की ड्रेसिंग करते हुए तैयार हो जाती है। तीनों लोगों को डिनर सर्व किया जाता है और यही उनका प्रेजेंट था। अब डिनर के बाद में उनके पास एक नाइफ रखा जाता है और अगला गेम शुरू हो जाता है जहां पर उनको किसी एक को खत्म करना था। सभी लोग अलग अलग बैठे होते हैं और गेहुन सेब्योक के पास आकर बैठ जाता है।
गेहून सेबयोक से बात करता है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए क्योंकि सांगवू तो पागल हो चुका है और वो किसी को भी मार सकता है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद में सेबयोक गेहून से बोलती है कि उनको एक डील करनी चाहिए कि जो कोई भी यहाँ से जीत कर जाएगा वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा, और गेहून सेबयोक की बात मान जाता है। अब गेहून ये देखता है कि सांगवू सो चुका है तो वो उसको मारने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेबयोक आती है और वो ये कहती है कि गेहून को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो एक अच्छा इंसान है। अब अचानक से ही सेबयोक को चोट की वजह से तकलीफ होने लगती है और गेहून डोर पर हेल्प मांगने जाता है और गार्ड्स एक कॉफिन लेकर आते हैं जिसे देखकर गेहून शॉक्ड हो जाता है। गेहून अब पलट कर देखता है तो सांगवू ने सेबयोक को मार दिया था और गेहून इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सांगवू को मारने टूट पड़ता है, लेकिन गार्ड्स उन दोनों को ही रोक देते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन अपने घाव को ठीक कर रहा होता है और अब उसको अपने भाई के विजन्स आने लगते हैं और एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में गेहून और सांगवू को आखिरी गेम के लिए गेम ग्राउंड पर लाया जाता है जहां पर उनको स्क्विड गेम खेलना था। फ्रंटमैन सभी वीआईपीज को स्क्विड गेम के बारे में बताता है कि ये गेम कोरिया में बहुत पहले खेला जाता था। अब गेम शुरू होता है जहां पर गेहून चूज करता है ऑफेंसिव होना और सांगवू को यहां पर डिफेंस करना था। गेम के रूल्स काफी सिंपल थे कि गेहून को स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाना था और वो अगर वहां पहुंच जाता है तो वो जीत जाएगा और अगर सांगवू उसको रोक लेता है तो सांगवू जीत जाएगा। गेम शुरू करने से पहले गेहून सांगवू से बात करता है कि उसने सेबयोक को क्यों मारा, जिस पर सांगवू बोलता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो वो वैसे भी मर जाती और सांगवू ने असल में सेबयोक को इसलिए मारा था ताकि वो गेहून को ना मारे। गेहून सांगवू से नाराज था और अब गेम शुरू कर दिया जाता है। अब गेहून आधा रास्ता पार कर लेता है और सांगवू उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो सांगवू की आंखों में धूल झोंककर आगे निकल जाता है, लेकिन सांगवू किसी तरह से उसको रोक लेता है और दोनों के बीच में ही एक ब्रूटल फाइटिंग होने लगती है जिसमें गेहून सांगवू को गिरा देता है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। गेहून अब गेम खत्म करने जा ही रहा होता है बट वो बीच में ही रुक जाता है। अब यहाँ पर गार्ड सांगवू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गेहून आ जाता है। गेहून सांगवू के पास में आकर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सांगवू जमीन पर पड़ा हुआ था और गेहून गार्ड से बोलता है कि वो गेम को नहीं खत्म करेगा और इसको सुनकर सभी वीआईपीज भी शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई इतनी बड़ी रकम को कैसे छोड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर वोटिंग सिस्टम अभी भी चालू था, लाइक अगर दोनों ही एक तरफ वोट कर देंगे तो वो बाहर जा सकते थे। तभी गेहून सांगवू से बोलता है कि वो उसके साथ बाहर चले और सांगवू इमोशनल होकर बोलता है कि उन दोनों के बचपन के दिन बहुत ही अच्छे थे जो कि अब वापस नहीं आ सकते। सांगवू अब खुद को ही स्टैब करके मार देता है और उसके लास्ट वर्ड्स थे कि गेहून उसकी माँ का ख्याल रखे। गेहून अब मैच जीत जाता है और वो स्क्विड गेम का विनर था जिसके नाम अब 45 बिलियन वॉन्स थे। जी हाँ, यानी कि 281 करोड़। अब अगले सीन में फ्रंटमैन गेहून को अपनी कार से टाउन के बीच में छोड़ने जा रहा होता है और गेहून उससे बोलता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं लोगों के साथ में, जिस पर फ्रंटमैन बोलता है कि ये उनका जुआ है। वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि वो घोड़ों पर पैसे लगाया करता था, ऐसे ही उनके लिए सारे के सारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके लिए घोड़ों की तरह हैं। अब इस चीज को सुनकर गेहून को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो फ्रंटमैन को कुछ कर पाता वहाँ पर नींद वाली गैस छोड़ दी जाती है और वहाँ पर गेहून बेहोश हो जाता है, जहाँ पर उसे टाउन के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है उसके एटीएम कार्ड के साथ में। अब गेहून यहाँ पर एटीएम से जाकर 10,000 वॉन्स को निकालता है जहाँ पर उसका रिमेनिंग बैलेंस होता है 44.99999 बिलियन वॉन्स। गेहून अपने घर जाने लगता है जहाँ पर रास्ते में उसको सांगवू की मदर मिलती है जो कि उसके चोट को देखकर चिंतित हो जाती है और उससे बोलती है कि गेहून की माँ बहुत दिनों से मार्केट ही नहीं आई है और घर पर जाने पर या फिर कॉल करने पर कोई भी आंसर नहीं मिलता। सांगवू की मदर गेहून से सांगवू के बारे में पूछती है कि सांगवू बहुत दिनों से कॉल नहीं कर रहा है और गेहून की उससे बात हुई है क्या। यहाँ पर गेहून बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। गेहून अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसको अपनी मदर की डेड बॉडी मिलती है जिनकी डेथ उस बीमारी की वजह से हो गई थी और गेहून ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और अपनी माँ के पास फूट फूट कर रोने लगता है। अब 1 साल बीत जाता है और हम गेहून को मेट्रो से जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो अब एक ब्रोक पर्सन की तरह ही रह रहा था। उसने पिछले 1 साल से अपने 45 बिलियन वॉन्स को हाथ तक नहीं लगाया था। गेहून को यहाँ पर बैंक मैनेजर ने बुलाया था जो कि उससे वही बात बोलता है कि उसने 1 साल से इतने सारे पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है और वो यहाँ पर उसको कुछ वीआईपी ऑफर्स देना चाहता था।
जिस बात को सुनकर गिहुन उसकी ओर देखता है और वो उससे 10,000 वॉन्स उधार लेता है, यानी कि जिसके खुद के अकाउंट में 45 बिलियन वॉन्स हैं, वो किसी और से ओनली 10,000 वॉन्स उधार ले रहा था। अब मेरे ख्याल से ये उस बात को याद करने के लिए था जहाँ पर पहली बार उस आदमी से मुलाकात हुई थी, जहाँ पर उसने 10,000 वॉन्स सबसे पहले जीते थे। खैर गिहुन अब मैनेजर को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से पैसों को लेकर चला जाता है। गिहुन एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर बियर पी रहा होता है, जहाँ उसके पास में एक लेडी आती है जो उसको एक फ्लावर खरीदने को कहती है और गिहुन उस लेडी को कुछ पैसे भी दे देता है। वो लेडी उसे एक रोज देकर चली जाती है। गिहुन उस रोज को देखता है तो उसको स्क्विड गेम का एक कार्ड मिलता है जिसमें एक एड्रेस मेंशन था और गिहुन उस एड्रेस पर जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो एड्रेस असल में एक बिल्डिंग के फ्लोर का था और उस जगह पर गिहुन को प्लेयर 001 AKA ओल्ड मैन मिलता है। जी हाँ, ओल्ड मैन को देखकर गिहुन शॉक में परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। ओल्ड मैन गिहुन को बाहर बैठे एक शराबी के बारे में बोलता है कि वो शराबी बहुत टाइम से वहाँ पर बैठा है और लगभग बेहोश है। अब ओल्ड मैन गिहुन से बोलता है कि वो उससे एक शर्त लगाएगा कि अगर रात 12 बजे तक कोई भी मदद करने नहीं आता है उस शराबी की तो ओल्ड मैन जीत जाएगा और अगर कोई आ गया तो गिहुन जीत जाएगा। गिहुन इस पर एग्री हो जाता है और वो ओल्ड मैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। गिहुन ओल्ड मैन से गुस्से से बोलता है कि वो कौन है और ये सब नाटक और झूठ उसने क्यों बोला। उसका ये भी कहना था कि इनफैक्ट ओल्ड मैन ने अपना नाम भी झूठ बताया होगा, लेकिन ओल्ड मैन ये बोलता है कि कुछ भी झूठ नहीं था, ना ही नाम, ना ही ट्यूमर और ना ही और कुछ। ओल्ड मैन बताता है कि गरीब की जिंदगी की तरह ही अमीर की जिंदगी है। गरीब अपनी लाइफ से परेशान होता है और अमीर अपनी लाइफ में बोर होता रहता है कि इतने पैसों का क्या किया जाए। ओल्ड मैन और उसके रिचेस्ट फ्रेंड्स बोर होते रहते थे और फिर उन्होंने एक गेम का इजाद किया, यानी कि द स्क्विड गेम, जहाँ गरीब आकर अपनी जान से लड़ता है और अमीर मजे करते हैं। गिहुन अब बाहर उस शराबी को ही देख रहा था जिसके पास में एक लेडी आती है बट चली जाती है। 12 बजने ही वाले थे और गिहुन उस शराबी को ही देखता रहता है कि वो मरने ही वाला है और क्या दुनिया में सच में इंसानियत खत्म हो गई है। 12 बज जाते हैं और गिहुन उदास हो ही जाता है कि तभी उस शराबी के पास में वो लेडी आती है जो उसके पास पहले आई थी और इस बार वो औरत पुलिस की हेल्प लेकर आई थी। गिहुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि दुनिया में इंसानियत है और वो ओल्ड मैन से बोलता है कि वो हार गया, बट अब तक ओल्ड मैन की जान जा चुकी थी, यानी कि ये ओल्ड मैन के आखिरी मोमेंट्स थे और उसने अपने आखिरी मोमेंट्स गिहुन के सामने बिताए। बेसिकली उसने गिहुन की कंपनी काफी एंजॉय करी थी। इनफैक्ट इन्होंने अभी भी गिहुन पर नजर रख रखी थी कि उसने पिछले 1 साल से अपने अकाउंट को हाथ तक नहीं लगाया है। खैर यहाँ पर गिहुन ओल्ड मैन के मृत शरीर के सामने बोलता है कि वो ये इंसानियत देख ही नहीं पाया और वहाँ से चला गया, जिसके बाद में गिहुन भी वहाँ से चला जाता है। उस रूम में तभी फ्रंट मैन आता है और वो ओल्ड मैन की आंखें बंद कर देता है। तभी हम यहाँ पर एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि ओल्ड मैन ही वो बॉस था जिसने VIP से मिलने से मना किया था, क्योंकि ओल्ड मैन को गेम देखने से ज्यादा उसे खेलना अच्छा लगता था। अब गिहुन एक बार्बर शॉप पर जाता है जहाँ पर वो एक न्यू हेयर कट लेता है और अपने बालों को लाल रंगवा लेता है। वो ऑर्फनेज जाता है और सेब्यूक के भाई को वहाँ से ले आता है। वो सेब्यूक के भाई से ये कहता है कि वो उसकी बहन का अच्छा दोस्त है। गिहुन अब चॉय को लेकर सांगवू की मदर के पास में छोड़ देता है विद ए बैग फुल ऑफ मनी। मतलब कि अब चॉय को एक माँ मिल गई और सांगवू की माँ को एक बेटा। गिहुन अब अपनी बेटी से मिलने जाने लगता है और उसको मेट्रो स्टेशन पर वही सेल्समैन एक आदमी के साथ वही फ्लिप वाला गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। गिहुन वहां जाता है लेकिन वो सेल्समैन तो चला जाता है और गिहुन उस आदमी से वो स्क्विड गेम का कार्ड छीन लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि कुछ भी हो जाए वो वहां नहीं जाएगा। अगले सीन में गिहुन एयरपोर्ट पर प्लेन बोर्ड करने जा ही रहा होता है कि वो स्क्विड गेम के कार्ड पर कॉल करता है और कॉल यहाँ पर फ्रंटमैन रिसीव करता है। फ्रंटमैन यहाँ पर गिहुन को पहचान जाता है और वो उसको धमकी देता है कि अगर उसको अपनी जान से प्यार है तो वो इससे दूर रहे। लेकिन तभी गिहुन एयरपोर्ट से वापस आने लगता है और वो अपनी बेटी के पास में नहीं जा रहा था बल्कि वो द स्क्विड गेम के पीछे जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।